अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो पहली वीडियो आप लोगों को मिल चुकी होगी मेरी एमओडी की, जिसमें मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया और डिफरेंट सीट्स जहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं, और ये बताया कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और ये भी बताया कि वो एक रेगुलर सीट है जो कि 486 जॉब्स आई हैं, रेगुलर जॉब्स हैं सारी की सारी। अच्छा जी, अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं आगे कुछ टॉपिक्स, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताना है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, लास्ट मैंने जो है ना आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताई, जिसके अंदर मैंने आपको बताया एक होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है जी, क्या होता है? एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और ये आपका सबसे पहले होता है। इससे पहले भी एक चीज थी, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो क्या होता है? वो आपकी एक लिस्ट लगती है, आर यू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। तो एलिजिबल इनएलिजिबल की लिस्ट भी लगाते हैं वो, ये भी एक फेज है। इससे पहले बेशक उसे आप रख लें। ठीक है, तो इसके ऊपर वो आपको बताते हैं कि आर यू एलिजिबल और नॉट फॉर दिस पोस्ट। अप्लाई करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। किसी का हो सकता है कि एज का इशू हो, किसी का डिग्री का इशू हो, या कुछ भी बन सकता है। इसलिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप अपना नाम, पता और ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से चेक कर लें जब अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी वैलिड होनी चाहिए। तो ये आपका होना है जी सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना आपका, ये दो तरह में मैं इसको डिवाइड करूंगा। एक होता है जी आपका एडी का, और दूसरा होता है जी आपका बाकी जितनी भी सीट्स हैं। तो अदर्स मैं इसे कर देता हूं। तो अदर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा एप्लीकेंट होंगे वो एसआई के लिए होंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट भी एसआई के लिए होंगे, इसलिए एसआई में यहाँ पे लिख देता हूँ साथ। तो इस तरह जो है ना वो डिवाइड होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ना, मैं आपको एक पते की बात बता देता हूँ कि इसके मार्क्स आपको पता नहीं चलते आपके कितने आए हैं। जब जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो आपको वो नहीं बताते आपके कितने नंबर है। बस एक चीज लिखी होती है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट फेज, बस ये लिखा होता है, नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट स्टेज। तो फिर आपका जो अगली स्टेज है वो ये भी नहीं बताते अगली स्टेज क्या है, कैसे है, उसका सिलेबस कुछ भी नहीं देते ना। उसने जो है ना उन्होंने प्रॉपर खुद से इसका सिलेबस दिया। लेकिन जो सिलेबस मैं आपको बताने लगा हूं ना, तो वो मैं किस तरह बताऊंगा? तो मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले ऑलरेडी मैं इनके काफी बैचेस जो है वो पढ़ाता रहा हूं, और एनालिसिस करने के बाद डिफरेंट पेपर्स को पता चलता है कि सिलेबस क्या है और कहां से बना। तो अब उसकी बेस पे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये एडी वाला। अच्छा, एक और चीज है कि इसके मार्क्स जो है ना, ये जितने भी फेजेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे ना, तो हर एक जो वो है ना एग्रीगेट आपका बनता जाएगा। मतलब इस टेस्ट में आपने जनाब लिए 200 में से सपोज 120 नंबर। अब इसके 120 आपके जमा हो जाएंगे कब? आगे अगर 100 नंबर का आपका पेपर है, वहां पे आप 80 ले लेते हैं, ये जमा हो गए। फिर आप साइकोलॉजिकल आपका टेस्ट होता है, वो जो भी उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, या तो वो यस नो करेंगे, या फिर अगर उन्होंने उसमें भी कोई आपकी जो है ना वो कैटेगरी बनाई है कि वेरी गुड, गुड या फिर एवरेज, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आपका स्किल टेस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर ये सारी जो डिटेल्स जितनी भी आपकी इतनी वो एग्जाम आपने दी हैं, उनका वो बनाएंगे एग्रीगेट, और फिर आपकी जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में देखेंगे कि नाम है, बनता है या नहीं बनता है। तो इस कहानी बताने का मकसद ये था कि आप जो है ये ना समझें कि ये जो है पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो किसी काम का नहीं है, हम वैसे इसकी बगैर प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम दे देते हैं। इसका आपने प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देना है, ताकि जब कल को आपका एग्रीगेट बनेगा तो वो वाले मार्क्स जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो, और आप बाकी स्टूडेंट से जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करें और आगे चले जाएं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था एडी का। इनका जो पेपर होता है ना एडी का, वो होता है आपका 200 मार्क्स का। कितने का होता है जी? 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है इनिशियल, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है ना वो 120 मिनट्स दिया जाता है। तो इस 120 मिनट्स में आपने जो है ना वो टोटल अपना पेपर करना होता है। यहां पे जो एसआई एंड अदर्स मैंने लिखा, यहां पे कभी वो 100 नंबर का पेपर देता है, कभी वो 150 नंबर का पेपर दे देता है। अब वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो 100 का दे दे या 150 का दे दे, लेकिन होगा यही जिस तरह मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा। तो इसका जो है ना 100 मार्क्स वाले का उसने एक बार दिया था टाइम, कितना? 80 मिनट्स जो है वो इसका टाइम दिया था। और 150 वाले का गालबन उसने 2 आवर्स ही दिया था, इसके जितना ही दिया था। लेकिन यहाँ पे जो है उसने वो 200 जो है ना वो मार्क्स दे दिए थे। फिर भी आप चले कंसीडर कर लें इसकी, अगर सपोज आपको 100 मिनट्स मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों का मुझे कंफर्म है कि 100 मार्क्स वाले का 80 होता है, और 200 मार्क्स वाले का 120 मिनट आपके पास टाइम होता है, जो कि पहले आते रहे। एक और चीज ये है कि एमओडी जो है ना वो कभी भी
जिस तरह पीपीएससी या एफपीएससी है ना वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा होता है ना, वो कभी भी इस तरह नहीं करता कि वो अपनी फेजेस जो हैं या स्टेजेस जो हैं वो इसी तरह वो लेकर चले। हम जो आपको बता रहे हैं ना, हम वो बता रहे हैं कि प्रीवियस किस तरह था, 2022 में कैसे था, 22 से पहले वाली भी एक थी, 2019 में किस तरह था, 21 में किस तरह था, 2024 में लास्ट इसकी जॉब्स आई थी, 10 मार्च 2024 को लास्ट इसका पेपर था, ठीक है। फिर हमने वो प्रॉपर डिफरेंट स्टेजेस की प्रिपरेशन भी करवाई। तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं अपना पैटर्न जो है ना वो चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी उसने 100 नंबर का एसआई का पेपर दे दिया तो कभी उसने 150 नंबर का दे दिया, कभी वो साइकोमेट्री को इंक्लूड कर देता था जो है इनिशियल पेपर के अंदर, कभी वो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज कर देता है, कभी उसके अंदर ऐसे प्रेसी दे देता है, कभी प्रेसी नहीं देता, कभी ऐसे नहीं देता, कभी बाकी वो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो दे देता है सिर्फ। तो यहाँ पे भी पैटर्न चेंज है, इसी साइकोमेट्री का भी पैटर्न चेंज कर लेता है वो। कभी वो जो पहले 4-5 चीजें दे रहा होता है उसको छोड़ के वो नई चीज दे देता है, वो कभी कह देता है कि खुद से तस्वीरें बनाओ, इसके ऊपर जो है वो चीजें लिखो। तो इसी तरह एक्सपेक्ट, मतलब ये मैं आपको नहीं कहूंगा कि इस बार चेंज होगा। जो वन पेपर होता है ना वो जितना मर्जी चेंज कर ले, जो अगर आपकी वन पेपर की तैयारी है ना तो पेपर वहीं से आता है। और एमओडी के वन पेपर की खास बात यह है कि इसका डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो इसका डिफिकल्टी लेवल तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप एक चीज जहन में रखें कि जो लोग बाकी एडी का पेपर दे रहे हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो भी फिर प्रिपरेशन के साथ हैं। आपने इसलिए बगैर प्रिपरेशन के नहीं जाना। तो इट इज पॉसिबल कि इनिशियल स्टेज पे आप ये अगर 87 सीट्स हैं और हर एक 87 सीट्स हैं और यहाँ पे जनाब इनिशियली एक सीट पे 30 लोगों ने शॉर्टलिस्ट होना है, तो आप इनके अंदर तो आ जाओ, लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव हो वहां पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओ, और जब एग्रीगेट बने तो आप साइकोमेट्रिक के लिए क्वालिफाई ना कर सकें। तो इसलिए इनिशियल लेवल को आपने इजी नहीं लेना, इसको भी आपने जो है ना वो इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। मैं आपको सिलेबस पहले बता रहा था, मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इसके सिलेबस में वो इंग्लिश आपको मिलेगी। और इंग्लिश किस तरह इंपॉर्टेंट मिलेगी जी, इसका 30% जो है ना इंग्लिश का आपका पोर्शन होता है। अभी मैं सिर्फ आपको किसका बता रहा हूँ जी, एडी का बता रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर का बता रहा हूँ। 30% जो इंग्लिश है ना इसको उसने डिवाइड किया होता है। बाज़ औक़ात आपने देखा कि बाकी एग्जाम्स में कोई सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, कोई नहीं पूछता, और जो होता है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पैराग्राफ होता है वो तो अब देना ही नापैद हो गए ना, वो बहुत कम एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कॉम्प्रीहेंशन आता है, और 2-3 पैराग्राफ या कम से कम 4 पैराग्राफ उन्होंने दिए होते हैं, 3-3 नंबरों के होते हैं या 4-4 नंबरों के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना उन्होंने पैराग्राफ दिए होते हैं, तो इसके कोई कमोबेश कितने आपके 12 नंबर जो है वो बन जाते हैं इस कॉम्प्रीहेंशन के। और साथ में मैंने आपको क्या बताया, सिनोनिम एंटोनिम, और सिनोनिम एंटोनिम जो है वो जरा उनका लेवल डिफिकल्ट होता है। समझ लें कि जो जीआरई वर्ड्स होते हैं ना वो वहां से दे देता है, और जो एसआई वाला या ये वाले पेपर हैं बाकी यहाँ पे इतने मुश्किल नहीं होते, यहाँ पे जरा लेवल जो है वो डिफिकल्टी का थोड़ा सा जो है ना वो कम रखता है एडी की निस्बत। तो इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि ये वाली चीज भी वो पूछते हैं, ये इसलिए मैंने मेंशन कर दी कि आप इंग्लिश बाकी जैसे पीपीएससी की एफपीएससी की आ रही है आप उस तर्ज की ना समझें, यहाँ पे ये वाली एक्स्ट्रा चीज होती है। और इसके अलावा आपके सिनोनिम एंटोनिम हो गए, आपकी प्रीपोजिशंस हो गई, बाकी आपका जो ग्रामर है, तो इस तरह वो सारे से टोटल आपका पेपर बनाता है 30%। और उसके बाद जनाबे अली आपके पास आ जाते हैं हम क्या लेके जी, इंग्लिश के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है जी। आप बेशक चलें इसको इसके बाद ना रखें क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जो, मैं इसलिए इसको यहाँ पे नहीं रखता। आप कभी कहो कि, क्योंकि एस्पायरेंट के लिए यही है कि कहीं से नया वर्ड सुन लिया उसके बारे में परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, बस ये हमें बता दो जल्दी से कोई। अभी हम ना वन पेपर कोई देखते हैं सिर्फ ताकि वो लोग जो ऑलरेडी एस्पायरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज्यादा डिफिकल्ट ये ना लगे। इंग्लिश के बाद जो है ना आपने ये जो है ना उर्दू का सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट तो वैसे ही निकाल देना है, ये जो है ना वो नहीं पूछता। और जो हमारे पंजाब वाले एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, जो पंजाब वाले हमारे एस्पायरेंट्स हैं पीपीएससी के अंदर एक अलग से सब्जेक्ट ज्योग्राफी का आ जाता है और उसके अलग क्वेश्चन होते हैं और जीके के अलग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे इसका अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन देगा ना तो वो कहाँ पे देगा, वो जीके के अंदर इंक्लूड कर देगा, ठीक है जी। तो ये वाले वो जीके के अंदर इंक्लूड करके देगा, अलग से नहीं है। तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये है ना आपके अलग से, इनको इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है।
अब जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स बच गए, हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज बच गया, ठीक है जी, पाकिस्तान स्टडीज लगा लें, पाकिस्तान अफेयर्स लगा लें, मैं स्टडीज ही लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप करंट अफेयर पे ना चले जाएं। तो 30% ये आता है जी आपका, 30% आता है, और कोई डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होता। जिसने एक बार भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, एक बार हिस्ट्री पढ़ी होने से मुराद है कि उसको एक बार उसने याद किया और उसको हल्की फुल्की आती है, तो अच्छे मार्क्स वो जो है ना पाकिस्तान स्टडीज के अंदर भी ले लेता है। इस्लामियात का पोर्शन आता है जी आपका, ठीक है जी, ये होता है 20% होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का आपका पोर्शन आ जाता है। करंट अफेयर्स जो है वो जाहिर है फिर उसका डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा सा होता है, तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और जो CSS PMS के एस्पायरेंट्स हैं, तो उनके लिए जो है ना वो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो वो लोग इजीली कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, 4 चीज़ें हो गई, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर दूं ताकि एक ही पेज पे आपका लिखा है। वैसे हम नेक्स्ट पेज भी यहाँ से ले सकते हैं, तो चले यहीं लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसको पीछे से जो है ना वो भी कर सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं ना वापसी जाके। तो ये हमारे पास करंट अफेयर्स 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट है आपका जो है कौन सा, जीके का, जो जनरल नॉलेज है आपका। इस जीके के अंदर आपके कितना जी 30% यहाँ से आपका आ जाता है। एक आपका होता है एवरीडे साइंस का, EDS, ठीक है, तो 30% आपका कहाँ से आ जाता है जी, EDS से आ जाता है। EDS जो है ना, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें बायोलॉजी है, इसमें एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें फूड साइंसेज है, इसमें कंप्यूटर साइंसेज भी है, ठीक है। अलग से कंप्यूटर साइंस जो है वो समझ लें कि यहाँ पे आपको नहीं दिया गया। और जी आपका रह गया एक और, जिसको मैं इंपॉर्टेंट तो कह रहा था लेकिन शायद वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो 30% जो है ना आपका वो आता है। अब इसको जरा काउंट करके देखते हैं कितना, कहीं 200 से ज्यादा तो नहीं हो गया। परसेंट नहीं बताना था, सॉरी, मैंने ये सबके आगे परसेंट लिख दिया है। परसेंट कोई वर्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, मार्क्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि 30% से तो मुराद ये है ना कि यहाँ पे पूरा हो जाएगा आपका 100 पे। परसेंट नहीं है जनाबे अली, ये 30 मार्क्स हैं। क्लियर हो गया जी, तो इसलिए मैं, ओहो 30, इसलिए मैंने यहाँ से आपके मार्क्स जो है ना वो इरेज करता जाता हूँ, और सिर्फ हमारे पास रह जाएगा ये इस तरह। और आगे जाएंगे जी इस वाली पे, ये भी इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं जी, 30 + 30 60, 60 20 कितना हो गया जी, 80, 80 और 30 कितना हो गया जी, 110 हो गया, और 140 हो गया, 170 हो गया, और यहाँ पे आके 200 मार्क्स हो गए पूरे। तो इस तरह का आपका आता है ईडी का पेपर। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, शायद कोई आपको बताए या ना बताए, आपको बता देता हूं मैं, वो है आपकी, यहाँ पे आपने करना है जी टाइम मैनेजमेंट। इस एक लफ्ज को अभी से अपने माइंड के अंदर बिठा दें, क्योंकि जब आप पेपर के अंदर बैठे होंगे, आपको मेरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बल्कि व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये फ्लैट पैनल है, फ्लैट पैनल के ऊपर ये वाला लफ्ज लिखा हुआ आपको याद आ रहा होगा, बार बार सर ने कहा था कि टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। देखें 120 मिनट आपके पास हैं, और अब मैं आपको बताने लगा हूं वो लेवल की बात ना, जो डिफिकल्टी लेवल आपको बता रहा था। अगर उसने 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम पूछ लिए, और वो भी मुश्किल वाले, आप तो वहीं पे फंस के बैठ जाओगे। आपको उसका आता नहीं होगा, लेकिन इस परेशानी में कि यार मुझे नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले पोर्शन वो इंग्लिश वाला ही देता है मोस्टली। अब इस परेशानी में आप बैठोगे यार मुझे क्यों नहीं आता, और आगे वाला भी आप छोड़ दोगे। तो दूसरी चीज ये है, इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया ना, जो कि 12 नंबर के तकरीबन आते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये होते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ, उसकी ये आदत है कि वो बड़े पैराग्राफ देता है, होते आसान है। आप बड़े पैराग्राफ पढ़ने में इतना टाइम लगा देते हैं कि, और फिर स्टेटमेंट बड़ी बड़ी दे देता है वो, तो टाइम आपके पास बचता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है जी, टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपने जो पोर्शन हल करना है वो पाकिस्तान स्टडीज का है, जो कि इजी होता है, फिर इस्लामियात का है जो कि और भी मतलब इजी होता है, जीके का है, ये भी किसी हद तक इजी होता है, एवरीडे साइंस है, ये भी किसी हद तक इजी होता है, खास तौर पे साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काफी इजी होता है। तो बाकी अब आपके पास बच जाएंगे कौन कौन से जी, आपके पास बच गया करंट अफेयर्स, आपके पास बच गई इंग्लिश, और आपके पास बच गया एनालिटिकल। तो 30 30 60 और 30 90 मार्क्स का आपका बच गया। 110 नंबर आपने जो है ना वो सबसे पहले कवर करने हैं। और किस तरह कवर करने हैं, वहां पे ना आपने बबल फिल करने होते हैं, ठीक है। और बबल भी वो कहते हैं कि जनाब खाने से बाहर ना निकले, जो बबल है आपका
वो खाने से बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है ना वो फिल करना होता है। अभी ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि देखो जी, ये मैंने अभी किया है तो मुझे इसको करने में कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, शायद आप इससे थोड़ा सा पहले कर लें, जल्दी कर लें, लेकिन ये जो साइडें है ना, अगर बाहर ना निकल जाए, इसके डर से जो है ना हम वो सही से करते नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये बबल भी आपने फिल करने हैं जनाबे अली उसी टाइम के अंदर। तो सबसे पहले तो आपने ये 110 जो मैंने आपको बोल दिया है, इस नंबर का आपने पेपर सॉल्व करना है। और मेरा अंदाजा ये है कि जिस बंदे ने भी हल्की सी तैयारी कर ली है, हल्की से मुराद है कि ये जितना सिलेबस है वन पेपर का एक बार पढ़ा हुआ है, तो वो इस 110 में से जो है ना वो 100 नंबर ले लेगा। तो कोई 10 एक नंबर का यहाँ से इन में से मुश्किल आता है, वरना अदरवाइज इतना मुश्किल पेपर वो नहीं देता। अब बाकी जो है ना वो करंट अफेयर भी मुश्किल होता है किसी हद तक, एनालिटिकल टाइम टेकिंग होता है। अगर आपके पास ज्यादा दिमाग है, ज्यादा टाइम है, तो आप सोच के जो है वो उसका आंसर कर सकते हो। इंग्लिश में वो टाइम टेकिंग है जो कॉम्प्रीहेंशन वाला है, और साथ में मुश्किल दे देता है वो सिनोनिम एंटोनिम। तो इस वजह से अब इस 200 मार्क्स के पेपर के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड यही होता है कि 130 तक वाला जो है ना वो पास हो जाता है। और जो एस्पायरेंट इसमें अपीयर होते हैं उसमें से 90% लोग लगा लो, क्योंकि मुझे तो जिसने भी बताया है ना, मैंने जिससे भी पूछा उसने ये कहा कि सर 200 नहीं लगाए, 200 लगते ही नहीं है। कोई शाजो नादिर स्टूडेंट होते हैं जो 200 पूरे करते हैं, अदरवाइज टाइम इतना कम होता है, आपसे 200 नहीं होते। इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जो इनिशियल वाली चीज मैंने आपको बताया वहां पे आपने पहले तो आपके पास इस तरह बबल होते हैं ना, वहां पे इस तरह आपको बबल दिए होते हैं। तो पहली टर्न के अंदर आपने सिर्फ एक काम करना है और कुछ भी नहीं आपने करना। ये आपके सामने पेपर है, आपने एक रीडिंग जो है वो की सिर्फ के पाकिस्तान कब बना 1947, सी ऑप्शन, सी के ऊपर एक लगाया, आगे चला गया। हाँ जी, आगे देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल की उम्र में मिली, 40 साल की, इस पे बी पे लगाया, आगे चला गया। फिर कोई आ गया आपके पास एवरीडे साइंस का, तो एवरीडे साइंस का कोई आपने देख लिया कि रिसेंटली जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो सिलिकेट होता है सिलिकॉन, उसका क्या फार्मूला है, SiO2 के ऊपर है, आपने ये किया, आप आगे चले गए। और इसी तरह डिफरेंट जो भी है ना, आप ऐसे ऐसे करते गए और आगे जाते रहे। तो ये आप क्या करोगे, एक एक स्टेटमेंट हो सकता है आप 15 सेकंड के अंदर पढ़ लो, 20 सेकंड के अंदर। छोटी स्टेटमेंट होती है ना, जैसे कुछ क्वेश्चन है जो कि ईडी के पेपर में वो उसकी आदत है कि वो शुरू से देता है। वो एक देता है कि नोट होते हैं ना डिफरेंट में, इसलिए बच्चों को अक्सर कहता हूं कि भाई एक एक नोट सारे अपनी जेब में रख के जाओ। वो पूछता है कि फलां नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है। वो उसने पूछा पिछली बार 5,000 वाले नोट के पीछे किस चीज की तस्वीर है, वो फैसल मास की तस्वीर है। और इससे जो पिछला पेपर था 2022 वाला, उसमें भी उसने सेम क्वेश्चन किया कि 5,000 वाले नोट के पीछे किसकी तस्वीर है, तो वहां पे भी फैसल मास की आपने लगाना था। तो वहां पे सपोज जो है वो आपका हो डी ऑप्शन, आपने सिर्फ ये किया, आप आगे निकल गए। तो ये इस तरह छोटी छोटी स्टेटमेंट जो है ना, आपने ये करते करते आगे निकल जाना है। जो पोर्शन मैंने बताए वो आपने कवर कर लेने हैं। उसके बाद जो वो 90 स्टूडेंट्स 90 जो क्वेश्चन हैं वो बच गए हैं, उसमें से 2 पोर्शन आपने देखने, इंग्लिश और करंट अफेयर का, जो जो आपको आते हैं इस तरह करते जाएं। और जब ये आपका जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद आपने इनको अगले मरहले पे आ जाना है। ये बाहर नहीं निकाल देना जैसे बाहर निकला हुआ है, अगले मरहले पे आना है। इनको जल्दी जल्दी आपने जो है ना वो फिल करते जाना है, जल्दी जल्दी इनको, बस आपने पेपर देखना ही नहीं है उस बाकी टाइम में ना, इनको बस आपने क्या करना है जी, फिल करते जाना है। और इसके ऊपर भी आपको काफी टाइम लग जाता है। मेरा ख्याल है जो 100 MCQs हैं वो फिल करने में आपको 15 मिनट तो लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आपको। तो ये तो 200 वाला है, तो इतना टाइम टेकिंग होता है। अब जब ये आपके सारे हो जाएंगे ना, तो ये पेपर टेक्निक है इसकी ईडी को हल करने की। उसके बाद आपने बाकी जो भी क्वेश्चन है ना उनको देखना है। अब इंग्लिश वाले जो सिनोनिम एंटोनिम है ना, जो बिल्कुल भी आपको नहीं आते, उनको छोड़ दो, खली वली कोई नहीं करने, वो क्यों वहां पे सरदर्दी लेनी है, टाइम जाया करना है। अब आप आ जाए एनालिटिकल के ऊपर, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन सिर्फ टाइम टेकिंग तो हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते कि आपको समझना है। ये 30 नंबर वो हैं जिनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई लेक्चर्स ले लेंगे, तो हो सकता है आप टाइम थोड़ा सा कम लगा के इनको सॉल्व कर लें। लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है ना, कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जो आपको रट्टा लगवा दे, जो आपको कहे कि ये 5,000 सवाल याद कर लो यहीं से आएंगे। वो 5,000 में से भी नहीं आना, क्योंकि जो ये पेपर सेटर है उसका अपना ज़हन है, उसने अपने ज़हन से कोई ना कोई पैराग्राफ बनाने हैं और वो आपको आने हैं, वो आपको अपना दिमाग लगा के ही हल करने हैं, और उसके लिए आपको टाइम ही चाहिए।
फिर पहली जो आपकी होगी ना इसकी रीडिंग, उसके अंदर आप देखेंगे जितने भी ये पैराग्राफ दिए होंगे इनको आप सॉल्व करते जाएंगे, जितने आपको आते हैं उनके बबल फिल कर लेंगे। और उम्मीद यही है कि जब तक आप इनके बबल अभी फिल कर रहे होंगे, शुरू वाले वो कह देगा जनाब 2 मिनट रह गए हैं या जी टाइम हो गया पेपर दे दे। तो इस तरह ना आपने इसको मैनेज करना है। अब मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपको दे दी है कि आपने किस तरह टाइम मैनेज करना है। तो होप सो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हुआ होगा। अब हम देखते हैं जी इसको, ये हमारे पास है ये वाली जो दूसरी कैटेगरीज हैं बाकी सारी, ठीक है। तो अभी जो जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, वही वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे परसेंटेज आपने उसी तरह डिवाइड कर लेनी है, ठीक है। इंग्लिश है आपके पास, पाकिस्तान स्टडीज है आपके पास, इस्लामियात है आपके पास, करंट अफेयर्स है आपके पास, ईडीएस है आपके पास, जीके है आपके पास, करंट अफेयर्स आ गया, और एनालिटिकल रीजनिंग है। तो वही वाली परसेंटेज है। आपने वहां पे अगर 30 नंबर का, यहाँ पे 15 का कर लो, यहाँ 15 का कर लो, इसको आप कर लो कितना जो भी बचेंगे, ये 15 का कर लो, इसको भी आप 15 का कर लो, ठीक है। तो ये कितने बन जाएंगे आपके पास 30, ये 90, 10 नंबर की इस्लामियात। तो इस तरह जो है ना आपने इसको खुद ही डिवाइड कर लेना है। अगर 150 का हुआ तो उसी परसेंटेज के साथ वो पेपर देता है। ऐसा नहीं होता कि अन्य वाह वो उसने जो है ना इंग्लिश यहाँ पे 40 नंबर की दे दिया और बाकी जो है आप आपका 60 नंबर का जो रह गया वो दे, वो इतना ज्यादा नहीं करता। अगर बहुत ही फर्क भी डालेगा ना तो वो उसको 20% इंग्लिश को कर देगा। अदरवाइज वहां पे उस जो एडी वाला मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग 15% की आपकी जो है ना वो इंग्लिश है, तो 15% वो 30 बन जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना वो इस वजह से वहां पे क्या बन जाएगा जी, 30 बन जाएगा। तो बाकी जॉब्स का भी यही सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे ये है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन टेक्निक आपने यही इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको एडी वाली बताई है, तमाम लोगों ने वही वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करना है, ठीक है जी। तो आज जो है आपका मैंने क्या जी, सिलेबस बता दिया आपको, आपको टेक्निक बता दी है कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जहन में आ रहे होते हैं, तो उनका आंसर, जैसे कि एक स्टूडेंट जो है ना उसने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर मेरा जो है ना साइकोलॉजिकल एक बार फेल हो गया है, तो अब क्या मुझे दोबारा अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि उनके पास तो रिकॉर्ड होगा कि साइकोमेट्रिक फेल हो गया, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है वो, तो मैं जितनी बार भी अप्लाई करूंगा मुझे निकाल देंगे। तो ये उसके जहन में सवाल था। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, तो आप जो है आपने अप्लाई किया है, या तो वो वहां पे लिख देंगे जो जिसका पहले साइकोलॉजिकल फेल है वो अप्लाई ना करे। उन्होंने जब लिखा नहीं है तो आप क्यों करते हैं? और मेरा एक दोस्त है, तो मैं वो भी मतलब इसी डिपार्टमेंट में लग चुका है, कुछ थोड़ा टाइम पहले ही जो है ना उसकी ज्वाइनिंग हुई है। मतलब वो जो 2024 वाला था उसके जो लेट कमर थे गालबन, तो उनकी जो है ना वो 3-4 महीने पहले उनकी रिक्रूटमेंट उन्होंने की है। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2024 में एडवर्टाइजमेंट आई, तो 1.5 साल बाद उसको जो है ना वो ज्वाइनिंग लेटर मिला। और बहरहाल मैं आपको जो कहानी बता रहा था ना वो सुने पहले, वो ये कहानी है कि कहीं गलती से जो है ना इंटरव्यू में उससे उन्होंने पूछा कि अगर आपको ये जॉब ना मिली तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि सर मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, मैं फिर आऊंगा। तो 2019 में उसने किया, तो वो इंटरव्यू दे के आया, उसको उन्होंने नहीं रखा, उसने ये बात की। फिर 2021 में उसने फिर अप्लाई किया, उसने यही बात बोली। मतलब ये बात उसने बोली या नहीं बोली, बहरहाल वहां पे उनके पास साइकोमेट्रिक में कहीं शायद ये लाइन लिखी हो, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो अगर इसको ना रखा तो ये फिर आ जाएगा, उन्होंने फिर नहीं रखा। फिर वो दोबारा अपीयर हुआ लास्ट 2024 वाले में, तो उन्होंने फिर नहीं रखा उसे। लेकिन वो शुक्र है कि वो वेटिंग वाले में उसका नाम आ गया और उसने ज्वाइन कर लिया। बहरहाल ये है कि देखिए वो कंसिस्टेंट रहा, और साइकोमेट्रिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, वरना वो भर्ती ही ना होता ना, वो दूसरी तीसरी तीसरी टर्म में जाके कहीं वो लग रहा है। तो ये उसका जवाब है कि आप अगर कोई पिछले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं कोई साइकोमेट्रिक में अगर फेल हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा जा नहीं सकता। आप पिछली बार किसी में भी फेल हुए हो तो आप दोबारा आगे जा सकते हैं। तो आज हाँ जी एक और चीज ये है वो आपको बतानी थी कि हम इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ये है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ये मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया है, जो डिटेल्स हैं वो आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और हमारे काफ़ी एस्पायरेंट्स जो हैं पिछले 2 बैचेस में यहाँ पे लगे हैं। इंशाल्लाह इस बार भी हम इसी तरह पूरे जोशो खरोश के साथ आप लोगों को तैयारी करवाएंगे बेहतरीन अंदाज में। तो अब जी शुक्रिया, इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।